नमस्कार छात्रों, मैं अनुज श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके आर्ट पे स्वागत करता हूं। छात्रों, हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के चरणों को कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के चरणों को अभी तक हमने भाग 13 तक की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आगे बढ़ते हुए भाग 14 की पढ़ाई कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप सभी छात्रों को पता है कि भाग 13 को जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने जिक्र किया था कि किस प्रकार से कांग्रेस मंत्रिमंडल के द्वारा अपने द्वारा बनाई गई 8 राज्यों में सरकार से इस्तीफा दे दिया जाता है। 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुआ था उस प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 8 राज्यों में सरकार बनाई थी, लेकिन 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस पार्टी ने 8 राज्यों से इस्तीफा दे दिया था। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस की सरकार ने 8 राज्यों से जो इस्तीफा दिया वह 8 राज्य से इस्तीफा क्यों दिया। तो इस बात को लेकर मैंने जो चर्चा भाग 13 में की थी उसमें बताया था मैंने कि उस समय भारत के तत्कालीन गवर्नर थे लॉर्ड लिनलिथगो। ये थे भारत के तत्कालिक गवर्नर और 1939 के दौर में सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो चुकी थी और इस सेकेंड वर्ल्ड वार में इंग्लैंड लड़ाई में शामिल था। ये इंग्लैंड लड़ाई में शामिल था। लॉर्ड लिनलिथगो ने भारत की किसी भी राजनीतिक पार्टी से या किसी भी राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण नेता से कोई राय नहीं ली और बिना राय लिए उसने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने की घोषणा कर दी। अब इस घोषणा के करने से कांग्रेस पार्टी काफी नाराज हो गई और जब ये घोषणा लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा की गई थी तब यह भी कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े नेता जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, वो कुछ प्रमुख नेता हमारे संपर्क में हैं और अंदर से सेकेंड वर्ल्ड वार में इंग्लैंड का साथ दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी खुलकर सामने नहीं आ रही है क्योंकि देश की जनता के सामने वह अपने आप को गलत साबित होना नहीं देना चाहती है। इस तरह से लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक आरोप लगाया गया और कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के आरोप से काफ़ी आहत होती है। सेकेंड वर्ल्ड वार में भारत को शामिल करने से वह दुखी हो जाती है और इसी से खफा होकर कांग्रेस पार्टी ने 22 अक्टूबर 1939 को 8 राज्यों से इस्तीफा दे दिया था। और जब कांग्रेस पार्टी ने 8 राज्यों से इस्तीफा दिया था तो इसकी खुशी में 22 दिसंबर 1939 को जिन्ना की मुस्लिम लीग पार्टी के द्वारा और मुस्लिम लीग के साथ साथ अंबेडकर जी के द्वारा पूरे भारत में मुक्ति दिवस मनाया गया था। तो याद रखेंगे, कांग्रेस मंत्रिमंडल के 8 राज्यों से इस्तीफा दिए जाने के बाद अंबेडकर और मुस्लिम लीग पार्टी के द्वारा संपूर्ण देश में मुक्ति दिवस मनाया गया। और ये मुक्ति दिवस इसलिए मनाया गया कि आज देश कांग्रेसियों के चुंगल से मुक्त हो गया। देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो प्रभाव है, जो अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य पार्टी मानती है, लेकिन आज जब 8 राज्यों से कांग्रेस पार्टी ने इस्तीफा दिया है तो आज से कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो गया। भारतीय राजनीति में कांग्रेस पार्टी का कोई रोल नहीं रह गया। लेकिन सवाल उठता है कि ये जब 8 राज्यों से इस्तीफा दिया तो क्या 8 राज्यों से इस्तीफा दिए जाने के बाद देश के जनता के विश्वास पर कांग्रेस पार्टी खरा उतर पाती? क्योंकि जिस प्रकार के आरोप लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा कांग्रेस पार्टी पर लगाया गया और ये कहा गया कि अंदरूनी तरीके से यह सेकेंड वर्ल्ड वार में सहयोग दे रही है, तो ये कांग्रेस के लिए एक असहनीय बात थी। इसको जनता के सामने अपने आप को प्रमाणित करना था कि राष्ट्रभक्ति ही उसके लिए सब कुछ है। वह देश के आज़ादी के लिए ही पार्टी बनी है और इस सपने को वह जरूर पूरा करेगी। अब देखिए आगे का घटनाक्रम क्या होता है। कांग्रेस पार्टी ने इस्तीफा दे दिया। अब मार्च 1940 में कांग्रेस पार्टी की रामगढ़ में बैठक हो रही है। ये रामगढ़ बिहार में कांग्रेस पार्टी की वार्षिक बैठक चल रही है मार्च 1940 में रामगढ़ में और इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे अबुल कलाम आज़ाद।
अबुल कलाम आज़ाद इस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, और उन्हीं के नेतृत्व में रामगढ़ में कांग्रेस पार्टी की बैठक चल रही थी। और बैठक में इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही थी कि कैसे हम अपने आप को देश की जनता के सामने साबित कर दें कि हमारी पार्टी देशभक्ति को सिर्फ जानती है, देश को आज़ादी दिलाने के लिए बनी है, किसी भी प्रकार से अंग्रेजों से उनका कोई सांठगांठ नहीं है, सेकेंड वर्ल्ड वार में कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं है। तो यहाँ पर रामगढ़ बैठक में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है, वो डिसीजन ये लिया जाता है कि लॉर्ड लिनलिथगो यदि कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों का साथ दे रही है सेकेंड वर्ल्ड वार में, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर आपने ऐसा आरोप लगा ही दिया है तो हम उस आरोप को सहने के लिए तैयार हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। जब आपने अंदरूनी तरीके से कह दिया तो चलिए हम आपका सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये सपोर्ट हम आपको किस आधार पर करें? हमारे देश के लिए आपसे क्या फायदा होने वाला है? इस कांग्रेस पार्टी की बैठक में निर्णय लिया गया कि हम अंग्रेजों का सपोर्ट तभी करेंगे जब देश में राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। अंतरिम सरकार का गठन, तो ये ध्यान रखिएगा। रामगढ़ अधिवेशन 1940 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा अंग्रेजों के सामने एक प्रस्ताव रखा गया। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड लिनलिथगो से यह बात कही गई कि यदि आप केंद्रीय स्तर पर अंतरिम सरकार का गठन करते हैं और उस अंतरिम सरकार के माध्यम से देश में संविधान निर्माण की प्रक्रिया को पूरा करवाते हैं और हमें पूर्ण स्वराज देते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग यहां पर एक बार फिर से सामने आया कि आप अंतरिम सरकार बनवाइए, अंतरिम सरकार के माध्यम से देश में संविधान निर्माण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और उस प्रक्रिया के माध्यम से हमें पूर्ण स्वराज मिलेगा, तब जाकर हम सेकेंड वर्ल्ड वार में आपका सहयोग करेंगे, अन्यथा हम किसी भी हालत में देश की कोई जनता और कांग्रेस पार्टी आपका सपोर्ट नहीं करेगी। तब यहां से अंग्रेज क्या करते हैं, अब देखिए, लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस मांग के बाद कि भारत में केंद्रीय स्तर पर एक अंतरिम सरकार बनाई जाए और अंतरिम सरकार के माध्यम से देश में संविधान निर्माण की प्रक्रिया को पूरा करते हुए देश को पूर्ण आज़ादी दी जाए, इस मांग को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा एक प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने रखा जाता है। एक प्रस्ताव दिया जाता है, एक सुझाव दिया जाता है। उसी प्रस्ताव को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव। ये कहलाता है अगस्त प्रस्ताव, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को रखा गया। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव जब लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने रखा जाता है तो उसमें पूरी तरह से उम्मीद थी कि शायद भारतीयों की मांग पर कोई सुनवाई होगी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो मांग है उस पर सुनवाई होगी, क्योंकि इस समय इंग्लैंड युद्ध में उलझा हुआ है और यदि इंग्लैंड को सहायता चाहिए तो इसके बदले में वो भारतीयों को निश्चित ही एक अच्छा प्रस्ताव लेकर आने वाले हैं, इस प्रस्ताव से हमें फायदा होगा। ऐसी कुछ सोच कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी। लेकिन अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से जो बातें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने रखी गई उसमें देखिए लॉर्ड लिनलिथगो ने कौन कौन सी बातें रखी। उसमें पहला बात ये रखा गया कि भारत को एक अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा। अधिराज्य अर्थात एक डोमेनियन स्टेट का दर्जा भारत को मिलेगा। अब यहां पर देखिए, डोमेनियन स्टेट का मतलब ये हो गया कि भारत में शासन जो चल रहा है उस शासन के कुछ क्षेत्रों पर भारतीयों को भी मौका मिलेगा, शासन करने के लिए भारतीयों को भी कुछ मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर पूर्णतः बात की जाए तो पूर्णतः किसी भी हालात में भारतीयों को स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। भारत एक डोमेनियन स्टेट के तौर पर काम करेगा। हम भारत को एक डोमेनियन स्टेट का दर्जा प्रदान करते हैं और डोमेनियन स्टेट का मतलब ये हो गया कि हम भारतीयों को कुछ क्षेत्रों में अधिकार देंगे, शासन के कुछ क्षेत्रों में उनको काम करने का मौका देंगे, लेकिन पूर्णतः हम शासन भारतीयों को नहीं सौंपेंगे, यानी अंग्रेज अपना अधिकार बनाए रखेंगे। अब देखिए
कांग्रेस पार्टी की मांग क्या थी? कांग्रेस पार्टी की मांग थी कि राष्ट्रीय स्तर पर एक अंतरिम सरकार बनाई जाए और उस अंतरिम सरकार के माध्यम से देश में संविधान निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो और फिर भारत को पूर्ण स्वराज का दर्जा मिल जाए, अर्थात भारत को पूरी आज़ादी दे दी जाए। तो भारत एक स्वतंत्र देश बने और इधर अंग्रेजों का कहना था कि हम उसको डोमिनियन स्टेट देंगे। तो यहीं पर हम कहेंगे कांग्रेस पार्टी की बातों को इनकार कर दिया गया, मांग कुछ और रखा गया और बातें अगस्त प्रस्ताव में कुछ और कही गई। और क्या कहता है लॉर्ड लिनलिथगो? कहता है कि संविधान निर्मात्री सभा होगी, संविधान निर्मात्री सभा बनाई जाएगी, संविधान निर्माण करने वाली सभा होगी। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं, चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड खुद ही उलझा हुआ है, तो इस समय ऐसी स्थिति में हम नहीं हैं कि आपके लिए संविधान निर्मात्री सभा का गठन इस बार अभी कर पाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह कार्य युद्ध समाप्त होने के बाद किया जाएगा। अब देखिए, यहां संविधान निर्मात्री सभा की बात हो रही है कि संविधान निर्मात्री सभा होगी। भारतीयों की मांग थी कि संविधान निर्मात्री सभा बनाई जाए, भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया पूरी की जाए, लेकिन अंतरिम सरकार के माध्यम से। और यहां अंतरिम सरकार की कोई बात नहीं हो रही है। अब देखिए, तीसरा बात यहां पर क्या रखता है लॉर्ड लिनलिथगो? हम आपके लिए वायसराय के कार्यकारिणी समिति में सदस्यों की संख्या बढ़ा देंगे, सदस्यों की संख्या बढ़ा देंगे। गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी समिति में, वायसराय की कार्यकारिणी समिति में सदस्यों की संख्या को बढ़ाने की बात को भी स्वीकार करता है यहाँ पर लॉर्ड लिनलिथगो और कहता है कि युद्धकालीन परिषद का भी मैं गठन करूँगा। युद्धकालीन परिषद यानी भारत के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई संकट होता है, उस संकट की स्थिति में अंग्रेज भारतीयों की सुरक्षा की पूर्ण गारंटी लेते हैं, इसके लिए युद्धकालीन परिषद बनेगा। और मैं आगे आपको आश्वासन देता हूं कि भारत में मुसलमानों अर्थात हम सीधे यहां पर कहेंगे अल्पसंख्यकों, भारतीय अल्पसंख्यकों की पूर्ण सुरक्षा दी जाएगी। यहां पर देखिए, लॉर्ड लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से कहता है कि भारत के जो अल्पसंख्यक हैं, उन अल्पसंख्यकों को किसी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम उनको पूर्ण सुरक्षा देते हैं। यानी देश के अंदर बहुसंख्यक इन लोगों पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर हमारी मांग कुछ और मिल रहा है कुछ और। हमारी मांग थी कि हमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें स्वतंत्र देश चाहिए, हम अपनी अंतरिम सरकार का गठन करना चाहते हैं और वो भी राष्ट्रीय स्तर पर एक अंतरिम सरकार का गठन की जाए और उसी अंतरिम सरकार के द्वारा संविधान निर्माण की प्रक्रिया को पूरी की जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो बातें हमारे मन में थी, उस प्रकार की किसी भी बात को अगस्त प्रस्ताव में शामिल नहीं किया जाता है। तो एक कोरी कल्पना भारतीयों के सामने रख दी जाती है, एक झूठा प्रस्ताव यहां पर रखा जाता है और इसी अगस्त प्रस्ताव से नाराज हो जाते हैं जवाहरलाल नेहरू। इसी अगस्त प्रस्ताव पर नेहरू जी कहते हैं कि यह दरवाजे पर जंग लगी हुई कील के समान है, इस प्रकार के अगस्त प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं बनता है भारत में। ये तो नेहरू जी ने इसको साफ शब्दों में इनकार कर दिया। अब यहां देखिए, अगर मैं मुस्लिम लीग की बात करूं तो मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव का भारतीय अल्पसंख्यकों की पूर्ण सुरक्षा वाली बात को स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने कहा कि आप भारतीय अल्पसंख्यकों की पूर्ण सुरक्षा की अगर गारंटी देते हैं तो मैं इस अगस्त प्रस्ताव को समर्थन देता हूं। लेकिन यहां पर जो जिन्ना साहब थे, उन्होंने कहा कि हमारी जो पाकिस्तान की मांग है, हमारी पाकिस्तान की जो मांग है, इस पाकिस्तान की मांग पर तो आप कोई कार्य नहीं कर रहे, आपने तो पाकिस्तान की मांग वाली प्रस्ताव को ही खारिज कर दिया। और जब पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को आपने खारिज कर दिया तो इसलिए हम अगस्त प्रस्ताव का विरोध करते हैं। यानी कांग्रेस पार्टी ने भी इसका विरोध किया और मुस्लिम लीग पार्टी ने भी इस अगस्त प्रस्ताव को खारिज कर दिया। तो दोनों पार्टियां इस अगस्त प्रस्ताव को खारिज करती हैं। अब देखिए,
इसी अगस्त प्रस्ताव के बारे में जब जानकारी मिलती है देश के राष्ट्रीय स्तर के नेता गांधी जी को जैसे अगस्त प्रस्ताव के बारे में जानकारी मिलता है कि अंग्रेजों ने इस प्रकार का प्रस्ताव भारतीयों के सामने रखा है, तो गांधी जी इस अगस्त प्रस्ताव को साफ अस्वीकार कर देते हैं और अस्वीकार करते हुए अपने नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू कर देते हैं, जिस आंदोलन को हम कहते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह, निजी तौर पर इस सत्याग्रह में हम किसी को शामिल नहीं कर रहे हैं, खुद मैं इस सत्याग्रह को अकेले शुरू कर रहा हूं। तो इस प्रकार का एक अकेला सत्याग्रह शुरू करते हैं, जिस सत्याग्रह को हम कहते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। और व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी के द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को की गई। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी जी स्वयं करते हैं और इस सत्याग्रह में शामिल होने वाले भारत के जो प्रथम सत्याग्रही थे, याद रखेंगे उनका नाम, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। प्रथम सत्याग्रही बनते हैं विनोबा भावे। भारत के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे बनते हैं। अगर पूछा जाए कि भारत के दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के नक्शे कदम पर ये भी चलते हैं। और तीसरे सत्याग्रही का नाम पूछा जाए तो ये होंगे ब्रह्मदत्त। जब व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान विनोबा भावे जी को गिरफ्तार कर दिया जाता है, तो विनोबा भावे के गिरफ्तार होने के बाद महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू को व्यक्तिगत सत्याग्रह की जिम्मेवारी सौंपते हैं। जवाहरलाल नेहरू को भी जब गिरफ्तार कर लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, तो उसके बाद गांधी जी के द्वारा ब्रह्मदत्त को व्यक्तिगत सत्याग्रह का जिम्मेवारी सौंपा जाता है कि आप इस सत्याग्रह को आगे बढ़ाइए। इस प्रकार से हम कहेंगे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो किया गया था उसका उद्देश्य क्या था। तो यहां पर चूंकि भारतीयों की जो मांग थी, कांग्रेस पार्टी की जो मांग थी, वो मांग यही थी कि हमें पूर्ण आज़ादी दे दी जाए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमारे लिए केंद्रीय स्तर पर एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। लेकिन यहां पर किसी भी प्रकार की बात को भी नहीं सुना गया और भारत को बिना कहे ही द्वितीय वर्ल्ड वार में शामिल कर लिया गया था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी देश के सामने यह जनता से कहलाना चाहते थे कि हमने यह सत्याग्रह क्यों शुरू किया है, तो हम सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं। और किस बात का आग्रह कर रहे हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस किसी भी तरह से अंग्रेजों का सपोर्ट सेकेंड वर्ल्ड वार में नहीं कर रही है, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। हम केंद्रीय स्तर पर एक अंतरिम सरकार का गठन चाहते हैं, लेकिन अगस्त प्रस्ताव में जो बातें दी गई हैं उस अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस पार्टी पूर्णतः अस्वीकार करती है। तो इसी बात को लेकर व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। अब विनोबा भावे जो हैं, ये देश के प्रथम सत्याग्रही हैं। यही विनोबा भावे जिन्होंने इस प्रकार के सत्याग्रह की शुरुआत वर्धा से की थी। वर्धा महाराष्ट्र में है और यहां से ये व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं और संपूर्ण देश में इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रसारित करने का काम करते हैं। 5 जनवरी 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा चरण शुरू होता है और एक एक करके भारत की जनता इस सत्याग्रह से जुटती जाती है। और यही परिणाम बना था कि जनवरी माह में जैसे ही व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा चरण प्रारंभ होता है, भारत के 25,000 लोगों को गिरफ्तार करके अंग्रेज जेल के अंदर डाल देते हैं। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है अपने उद्देश्य में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, जैसा चाहिए वैसा स्थिति व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए नहीं मिल पाया, क्योंकि इस आंदोलन से जुड़ने वाले जो भी महत्वपूर्ण लोग थे उन सबको गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने जेल के अंदर डाल दिया था। स्वयं महात्मा गांधी भी गिरफ्तार हुए थे, विनोबा भावे जी, जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मदत्त, बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता जो है उस समय गिरफ्तार होकर जेल के अंदर चले गए थे। इधर थोड़ा सा सोचिए कि मुस्लिम लीग ने अल्पसंख्यकों की पूर्ण सुरक्षा की मांग के प्रस्ताव को तो स्वीकार कर लिया कि चलिए अगस्त प्रस्ताव की बातें सही हैं, अगर आप अल्पसंख्यकों की पूर्ण सुरक्षा की गारंटी लेते हैं तो मैं इस अगस्त प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। लेकिन आपने जो पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया, यह बिल्कुल गलत है और इसीलिए मैं अगस्त प्रस्ताव का विरोध करता हूं। तो पाकिस्तान की मांग वाली स्थिति कैसे बनी थी, क्या बनी थी, आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम जानें। पाकिस्तान की
23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। ये देखिए, ये एक अलग पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को पारित किया गया था मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में 23 मार्च 1940 को, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने अलग पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को इसी मुस्लिम लीग की बैठक में पारित किया, और वो बैठक कहाँ पे हुआ था? लाहौर में। तो याद रखेंगे, पाकिस्तान के मांग के प्रस्ताव को सिकंदर हयात खां ने इस प्रस्ताव को दिया था। इस बैठक में सबसे पहले इस प्रस्ताव को देने वाले व्यक्ति कौन थे? सिकंदर हयात खां। और सिकंदर हयात खां कौन थे? पंजाब के पीएम। 1937 ईस्वी का जो चुनाव हुआ था प्रांतीय विधानसभाओं का, उस प्रांतीय विधान परिषद के चुनाव में जीत हासिल करने के बाद जो भी सरकार बनी थी, उस सरकार के हेड को उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था। और उस समय पंजाब में यूनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, और इसी यूनिस्ट पार्टी के प्रधानमंत्री बने थे सिकंदर हयात खां, और इन्होंने ही पाकिस्तान मांग के प्रस्ताव को यहाँ पर सबसे पहले लाया था। ये प्रस्ताव उन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था, नाम था सिकंदर हयात खां। अब इस प्रस्ताव को प्रस्तुत कौन करते हैं? प्रस्ताव तो निर्माण किए थे सिकंदर हयात खां, लेकिन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले जो थे वह थे फजलुल हक। और फजलुल हक कौन थे? तो यह थे बंगाल के पीएम। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी थी, और कृषक प्रजा पार्टी के माध्यम से जो पीएम बनाए गए थे बंगाल में, वह थे कौन? फजलुल हक। तो इन्होंने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। दोनों में अंतर देखिए, पाकिस्तान के मांग के प्रस्ताव को तैयार किसने किया? सिकंदर हयात खां ने। इन्होंने प्रस्ताव को तैयार किया, और इन्होंने मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। उस समय मुस्लिम लीग पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। और ये जिन्ना साहब अलग पाकिस्तान राष्ट्र की मांग कर रहे थे, अलग राष्ट्र की मांग। और इसी अलग राष्ट्र की मांग में इस प्रस्ताव को जो तैयार किए थे वह सिकंदर हयात खां थे, जबकि उस बैठक में इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले कौन थे? फजलुल हक। ये इन्होंने प्रस्तुत किया था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान का अगर नामकरण देखें कि पाकिस्तान का नामकरण किसने किया? पाकिस्तान का नामकरण, तो पाकिस्तान का नामकरण करने वाले जो व्यक्ति थे वह थे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र, कैम्ब्रिज के छात्र जिनका नाम था चौधरी रहमत अली। और इन चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान का नाम रखा गया। तो पाकिस्तान जो इन्होंने नाम रखा वो किस तरह से रखा? तो पी से रखा इन्होंने पंजाब, पी से इन्होंने रखा पंजाब। ए से रख दिया इन्होंने अफगानिस्तान। की से इन्होंने रखा कश्मीर। एस से रखा इन्होंने सिंध, और तान से इन्होंने क्या नाम रख दिया? बलूचिस्तान। तो इस प्रकार से इन्होंने 5 क्षेत्रों को मिलाकर पाकिस्तान राज्य बनाने की कल्पना एक प्रस्तुत कर दी, और इसका नामकरण इन्होंने पाकिस्तान रखा, जिसका शाब्दिक अर्थ इन्होंने बताया पाक भूमि।
तो पाकिस्तान का अर्थ बताया कि पाक भूमि या 5 क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग पाकिस्तान बनाने की बात को यहां पर कहा गया, जिसमें पंजाब शामिल होगा, अफगानिस्तान शामिल होगा, कश्मीर शामिल होगा, सिंध शामिल होगा और बलूचिस्तान शामिल होगा। इन्हीं 5 क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग पाकिस्तान राष्ट्र बनाने की मांग को सबसे पहले पारित किया गया मुस्लिम लीग की किस बैठक में? लाहौर अधिवेशन में। तो यहां पर यह प्रस्ताव पारित कर चुकी थी मुस्लिम लीग पार्टी, लेकिन जो अगस्त प्रस्ताव दिया गया था अंग्रेजों के गवर्नर लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा, उसमें साफ पाकिस्तान के मांग के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। परिणाम यही था कि इसी के चलते मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव का विरोध कर दिया था। अब इधर देखिए, अगस्त प्रस्ताव का विरोध हो जाता है। अंग्रेज पूरी तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगे हुए हैं। भारतीयों का कहना था कि जब तक अंतरिम सरकार का गठन नहीं किया जाएगा, चूंकि आपने अगस्त प्रस्ताव में जो बातें हमारी थी उस बातों को तो आपने माना ही नहीं, बल्कि आपने अलग ही तरह का प्रस्ताव हमारे सामने लाकर रख दिया। एक प्रकार से भारतीयों को धोखा देने की बात आपने की है, इसलिए हम किसी भी हालत में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपका सहयोग नहीं करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्थिति क्या है। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 2 तरह के देश शामिल हैं। एक वो देश हैं जो कहलाते हैं मित्र राष्ट्र, और एक वो देश हैं जो कहलाते हैं धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्रों की तरफ से शामिल कौन है? जर्मनी, इटली और साथ ही साथ जापान। मित्र राष्ट्रों के साथ बड़ी शक्तियां शामिल हैं। बड़ी शक्तियों में अगर देखा जाए तो मित्र राष्ट्रों की तरफ से हैं अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन। ये सब देश, बड़े बड़े देश मित्र राष्ट्रों की तरफ से शामिल हैं। स्थिति यह है कि देश के अंदर, हमारे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया था कि जब तक अंग्रेज अंतरिम सरकार का गठन नहीं करते हैं केंद्रीय स्तर पर और पूर्ण रूप से भारत को स्वतंत्रता नहीं देते हैं, हम किसी भी हालात में अंग्रेजों को यहां पर सपोर्ट नहीं करेंगे। और परिणाम देखिए क्या होता है। इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया के साथ ब्रिटेन की हालत खराब हो रही है, दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। धुरी राष्ट्र इन राष्ट्रों पर लगता है कि अब विजय ही प्राप्त कर लेंगे, किसी भी क्षण इस मित्र राष्ट्रों को युद्ध में हरा देंगे। ये बिल्कुल ऐसे स्थिति बन गई थी कि इन मित्र राष्ट्रों में बड़ी शक्ति होने के बावजूद भी इनकी हार दिख रही थी। इनकी हार जब दिख रही थी तो उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वह थे रूजवेल्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री थे वह थे आइबर, और ब्रिटेन के जो पीएम थे उनका नाम था चर्चिल। रूजवेल्ट और आइबर ने स्पष्ट शब्दों में चर्चिल से कहा कि देखो, हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उलझने वाले नहीं थे, हम आपके चलते सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उलझे, और आज की स्थिति ये है कि हम आपके चलते हारने वाले। यदि हम हारते हैं तो हारने के बाद ये धुरी राष्ट्र हम लोग के साथ कुछ शर्त करेंगे। हो सकता है कि युद्ध का जो भी हर जाना हो वह हमारे ऊपर लगा दे, कैदियों जैसा व्यवहार हमारे लिए करें। आप ऐसे हैं जिसकी गलत नीतियों के चलते युद्ध में हमारी हार होने जा रही है। क्या गलत नीतियां बताई? तो रूजवेल्ट और आइबर ने यहां पर चर्चिल से कहा कि अगर यह युद्ध जीतना है तो इस युद्ध को जीतने के लिए अब एक ही उपाय है कि भारत का समर्थन युद्ध में लिया जाए, और भारत सपोर्ट किसी भी हालत में नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आपके देश ने भारत में जो प्रशासन की नीतियां बनाई हैं वो इतना गलत नीति बनाया है, भारत के ऊपर इस तरह से जुल्म किया है कि भारतीय किसी भी हालात में हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। तो देखो भैया, हार तो हमारी होगी, हार स्वीकार है हमें, लेकिन हारने के बाद धुरी राष्ट्रों के द्वारा जो भी हम लोगों के साथ शर्तें की जाएगी उसका सारा दोषी आप बनिएगा। युद्ध के हरजानों को भी आप ही को भरना है। अगर युद्ध के हरजानों के साथ साथ बात करें तो जो भी व्यवहार इन धुरी राष्ट्रों के द्वारा किया जाएगा उन सारे में सबसे बड़े सहभागी आप ही का देश बनने वाला है। चर्चिल ने कहा कि युद्ध में तो हम सभी बराबर के साझेदार हैं, फिर सारा दोष मैं ही क्यों लूँगा।
तो इन्होंने कहा इसलिए आपको दोष लेना पड़ेगा क्योंकि अगर हार हो रही है तो इसका वजह एक ही है, भारत का सपोर्ट नहीं मिलना। और भारत का सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है, ये किसके चलते, आपके चलते, क्योंकि आप ही का तो भारत पर अधिकार है। तब ब्रिटेन यहां पर कहता है कि ठीक है, चर्चिल कहते हैं अगर ऐसी स्थिति है तो हम भारतीयों का सपोर्ट किसी भी हालत में लेंगे। और इस तरह से भारतीयों का सपोर्ट लेने के लिए चर्चिल के द्वारा उस समय के युद्धकालीन मंत्रिमंडल के एक व्यक्ति स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत में भेजा जाता है। और भारत में इनको इसलिए भेजा जाता है कि आप जाइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय लोगों के साथ जो भी राजनीतिक और प्रशासनिक अवरोध हैं उन अवरोधों को आप समाप्त कीजिए और किसी भी हालत में भारतीयों का सहयोग इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लीजिए। अब देखिए क्या होता है, आगे की घटनाक्रम देखिए क्या होता है। स्टैफर्ड क्रिप्स के भारत आने की सूचना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी हो जाती है और भारत की जनता को भी जाती है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उम्मीदें काफ़ी बढ़ जाती हैं कि चलिए इस बार कम से कम भारत के राजनीतिक अधिकारों को लेकर या भारत में जो प्रशासनिक नीतियां अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई हैं उस नीतियों की समीक्षा करने के लिए क्रिप्स जी आ रहे हैं, तो इनके आने से भारत को कुछ अच्छा ही इस बार हासिल होने वाला है। और स्टैफर्ड क्रिप्स जब भारत में आते हैं तो भारत में लेकर क्या आते हैं, तो वो लेकर आते हैं क्रिप्स प्रस्ताव लेकर आते हैं। अब ये क्रिप्स प्रस्ताव जो लाया गया वह लाया गया किस साल, 1942 में, 1942 में। युद्ध उस समय चल रहा है। भारत का सहयोग लेने के लिए चर्चिल ने स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत में भेजा कि भारत के राजनीतिक गतिरोधों को समाप्त किया जाए। जब यहां पहुंचते हैं तो ये पहुंचते हैं 22 मार्च को। क्रिप्स प्रस्ताव भारत कब आता है, 22 मार्च को। और 22 मार्च को जैसे ही भारत आता है, भारत आने के साथ ही कांग्रेस पार्टी यह घोषणा कर देती है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कांग्रेस पार्टी और देश के लोग अंग्रेजों का सहायता करेंगे, मित्र राष्ट्रों का हेल्प करेंगे। ऐसा क्यों कर दिया गया, इस प्रस्ताव में कौन सी बातें थी उसको बिना जाने ही सबसे पहले सपोर्ट कर दिया गया कि हम अंग्रेजों को सपोर्ट करेंगे। ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि स्टैफर्ड जो क्रिप्स थे वह जवाहरलाल नेहरू के परम मित्र थे। एक ही साथ इन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाई की थी, तो पूरी तरह से नेहरू जी को यह उम्मीदें थी कि ये तो हमारा मित्र है, और अगर मित्र हैं तो निश्चित है कि मित्रता को निभाने के लिए भारत में जब आएगा तो कुछ अच्छा चीज़ लेकर ही आएगा। इसलिए ज़रूरत है कि जब ऐसे व्यक्ति को भेजा गया तो क्यों ना हम इनको सपोर्ट कर दें। लेकिन जैसे ही क्रिप्स प्रस्ताव भारत आता है 22 मार्च को, तो यह अपना प्रस्ताव 26 मार्च को कांग्रेस पार्टी को सुनाता है। अपने प्रस्ताव में कौन कौन सी बातें थी, इस बात को वह 26 मार्च को सुनाता है कांग्रेस पार्टी को, और 29 मार्च को इस प्रस्ताव को वह देश के जनता के सामने रखता है। क्रिप्स प्रस्ताव में जो भी बातें थी उसको जनता के सामने रखा गया, कब, 29 मार्च को। और जैसे ही इस प्रस्ताव को कांग्रेस पार्टी के समक्ष रखा जाता है स्टैफर्ड क्रिप्स के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं। सर पकड़ के क्यों बैठ गए, क्योंकि जो उम्मीदें थी वो तो उम्मीदें पूरा ही नहीं हुआ। जिस प्रकार की उम्मीदें लगाई गई थी कि भारत में राजनीतिक अवरोधों को समाप्त किया जाएगा और कुछ ना कुछ अच्छा किया जाएगा ताकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनको सहयोग मिले, शायद इसलिए भेजे भी गए हैं कि इस समय उनकी हालात सही नहीं है। लेकिन यहाँ तो जिस काम के लिए भेजा गया वो तो किसी प्रकार का कोई काम है ही नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो इन्होंने स्टैफर्ड क्रिप्स के बारे में या क्रिप्स प्रस्ताव पर एक बातें कर दी, और नेहरू जी ने क्या कहा कि यह दोस्त के रूप में आया हुआ एक शैतान है जो भारत में अपनी शैतानी हरकतों के लिए आया हुआ है। यहाँ पर गांधी जी जैसे ही इस क्रिप्स प्रस्ताव की बातों को सुनते हैं तो गांधी जी कहते हैं कि यह दिवालिया बैंक का चेक है, दिवालिया बैंक का उत्तरांकित चेक है, पोस्ट डेटेड चेक।
ये पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। क्या कहा? कि यह एक ऐसा चेक है जिसका डेट ही फेल हो चुका है। अगर डेट ही फेल हो चुका है तो उस चेक को रखने से क्या फायदा? यहां पर नेहरू जी कहते हैं कि डेट फेल है वो तो अलग है, कोई बात नहीं, डेट फेल है, लेकिन ये तो ऐसे बैंक का चेक है जिस बैंक का नामो निशान ही नहीं, बैंक ही दिवालिया है, तो हमें यह क्या देगा? क्रिप्स प्रस्ताव तो पूरी तरह से नासमझी से बड़ा कदम है, देश के जनता के साथ एक और किया गया धोखा है। इसके पहले आपने हमें अगस्त प्रस्ताव में धोखा दिया और अब क्रिप्स प्रस्ताव में धोखा। कौन सी बातें की गई थी क्रिप्स प्रस्ताव में? आइए उसको देखते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव में कहा गया कि वित्त, विदेश और सुरक्षा, वित्त, विदेश और सुरक्षा को छोड़कर बाकी अधिकार भारतीयों को सौंपा जाएगा। यहां पर देखिए, ये रहेगा अंग्रेजों के पास, ये सब रहेगा अंग्रेजों के पास, और ये बाकी जो भी हैं वो बाकी किनके पास रहेगा? भारतीयों के पास। इसका मतलब कि एक बार फिर से अंग्रेजों ने यहां पर वही बात किया, डोमिनियन स्टेट। पूर्णतः हम आपको याद ही नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये सब चीजें तो अपने पास रख रहे हैं। चलिए, ये चीजें अपने पास रखे हैं वो भी सही, लेकिन ये आपको तब मिलेगा जब युद्ध समाप्त होगा। युद्ध समाप्त होगा, युद्ध में अंग्रेजों की जीत होगी, तब इसका क्या भरोसा कि आप युद्ध में जीतेंगे, और जीतेंगे भी तो इसका क्या भरोसा कि जीतने के बाद आप दे ही देंगे। जब आपका मतलब निकल जाएगा तो हो सकता है कि आप हमारी मतलब की बातों को ना सुने, क्योंकि आपने तो ऐसा एक बार कर दिया है। प्रथम विश्व युद्ध में आपने ऐसा ही कहा था कि यदि आप हमें सहयोग करते हैं तो हम आपके देश को आज़ाद कर देंगे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में जीत मिलने के बाद आप अपनी बातों से ही मुकर गए थे। तो क्या भरोसा कि यहाँ पर जो बातें कह रहे हैं वो आप दे ही पाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हमें सब कुछ स्वीकार है, जो भी आप बातें इस क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से रखे हैं उनको हम स्वीकार कर भी लें तो यह अभी काफी दीजिए। आप इसमें यह क्यों लगा दे रहे हैं कि यह युद्ध समाप्त होने के बाद दिया जाएगा? यह कतई हमको बर्दाश्त नहीं है। किसी भी हालात में हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने भी क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और मुस्लिम लीग ने भी इस क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। दोनों ने अस्वीकार किया और इस बात को लेकर अस्वीकार किया क्योंकि क्रिप्स प्रस्ताव में ही यह कहा गया कि जो कुछ भी बातें इसमें हैं वो सब मिलेगा आपको इस वर्ल्ड वार के समाप्त होने के बाद, इस वर्ल्ड वार के समाप्त हो जाने के बाद। हाँ, ये बात इसमें तय कर दी गई थी। क्रिप्स प्रस्ताव में क्या तय कर दी गई थी कि पाकिस्तान की जो मांग है उस पाकिस्तान की मांग को हम स्वीकार करते हैं, उनकी मांग को यहां पर हम स्वीकार करते हैं। तो पाकिस्तान बनाने के लिए एक अलग देश को संवैधानिक रूप यहां से मिलना शुरू हो जाता है क्रिप्स प्रस्ताव से, क्योंकि राजनीतिक तौर पर या संवैधानिक तौर पर पहली बार अगर पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया तो वह कौन सा था? क्रिप्स प्रस्ताव। लेकिन यहां पर मुस्लिम लीग का कहना था कि आप मांग को स्वीकार तो कर रहे हैं, लेकिन आप कब देने की बात कर रहे हैं? सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, और जीतेंगे तब आप हो सकता है कि दे दें, लेकिन हार गए तो क्या भरोसा, कहीं आप कहेंगे कि हमारी तो ऐसी ही हार हुई है, हम आपको क्यों छोड़ दें। इसीलिए मैं आपकी बातों को क्या कर रहा हूं, यहां पर अस्वीकार कर रहा हूं। तो कांग्रेस ने भी अस्वीकार किया और मुस्लिम लीग पार्टी ने भी अस्वीकार कर दिया। अब क्रिप्स प्रस्ताव को जो इस प्रकार से गांधी जी बात बोले थे, गांधी जी को लगा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। अब देखिए क्या होता है। इसी 1942 में, ध्यान दीजिएगा, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस पार्टी की बैठक, और ये बैठक कहां चल रही है? वर्धा में। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस पार्टी की बैठक चल रही है वर्धा में। बात इसी को लेकर चल रहा है कि हम देश में कैसे अंग्रेजों को हटाएं, किस प्रकार से हम देश को स्वतंत्रता दिला दें। अंग्रेज एक के बाद एक हमारे ऊपर जो चाल चल रहे हैं उस चाल से हम कैसे बचें और कैसे अपने देश को पूर्णतः आज़ादी दिला सकें। सारे दिग्गज नेता बैठे हुए कांग्रेस पार्टी के, एक से बढ़कर एक नेता यहाँ पर मौजूद हैं। यहीं पे थे गांधी। गांधी जी कहते हैं कि मैं बताऊंगा तरीका कैसे अंग्रेजों से मुक्ति मिलेगा और कैसे मेरा देश आज़ाद होगा। कांग्रेस पार्टी के सभी नेता बोलते हैं, अच्छा ऐसा है तो फिर बताइए गांधी जी क्या करें हम। तो गांधी कर रहे हैं, इसके लिए मुझे करना पड़ेगा
आंदोलन। जैसे ही गांधी कहते हैं कि आंदोलन करना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी के सारे नेता खड़े हो जाते हैं, कहते हैं दोबारा फिर नाम मत लेना। तुम जब जब देश में आंदोलन किए हो तब तब परेशानी आई हुई है, क्योंकि तुम्हारा रास्ता तो एक ही है, सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलोगी और यहाँ लगातार हो रही है हिंसा, एक के बाद एक प्रस्ताव हमारे खिलाफ जा रहा है। तो तुम अपना दिमाग अपने पास रखो, दोबारा ऐसा फिर मत कहना कि मैं करूँगा आंदोलन। इस तरह से गांधी जी को लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने उनका उपहास कर दिया। कांग्रेस पार्टी इस नाराजगी में, कांग्रेस पार्टी की इस बैठक में कहते हैं कि तुमको लगता है कि देश में आंदोलन कांग्रेस पार्टी के दम पर गांधी चलाता है। अगर ऐसा है तो सुन लो मेरी बात, अगर मैं चाहूं तो देश की मुट्ठी भर बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। तुम्हारी औकात क्या है? मैं देश की मुट्ठी भर बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं, यह बात कहते हैं गांधी जी। और इसी दिन वह कांग्रेस कार्यकारिणी समिति से इस्तीफा दे देते हैं। गांधी जी इस्तीफा देते हैं। अब इस्तीफा देने से नेहरू जी हो जाते हैं नाराज, क्योंकि नेहरू जी तो गांधी जी के परम मित्र थे। वो कहते हैं नहीं कि ये तो गलत हुआ, इस प्रकार की नीतियां बिल्कुल नहीं चलेगी, गांधी जी को हम नाराज करके देश में आज़ादी के सपने को पूरा नहीं करवा सकते हैं। इस तरह से कांग्रेस पार्टी की एक और बैठक बुलाई जाती है 8 अगस्त 1942 को, और 8 अगस्त 1942 को इस कांग्रेस पार्टी की बैठक में जवाहरलाल नेहरू एक प्रस्ताव देते हैं, और प्रस्ताव यही देते हैं कि देश को आज़ादी दिलवाने के लिए हमें चलाना पड़ेगा आंदोलन, और वो आंदोलन जो गांधी जी कह रहे हैं। कौन से आंदोलन की बात महात्मा गांधी कर रहे थे और उसी प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर रखे हुए थे, इस बात को जानने के लिए आप हमारे अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।